दोस्तों, ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के बारे में है जो इंडिया से कनाडा स्टडी के लिए गया था और पार्ट टाइम एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता था। आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो आप इस कहानी को अकेले कमरे में बैठकर बिल्कुल ना सुनें, क्योंकि जब आप कमरे में अकेले होते हो तो आपको ये वहम होने लगता है कि उस कमरे में आपके अलावा भी कोई है। और क्या पता सच में उस कमरे में आपके अलावा भी कोई हो। और हाँ, आप अपने पैरों को ब्लैंकेट में छुपा लें, वरना आप जानते हैं अगर आपका पैर ब्लैंकेट से बाहर निकल गया तो अचानक से कोई ठंडा हाथ आकर आपके पैर को पकड़ सकता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के ये कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी को मैं शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये कहानी लेकर आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कनाडा जाना हर मिडिल क्लास घर का इन दिनों एक सपना होता है और माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बाहर देश में पढ़ने जाए, वहाँ जाकर सेटल हो जाए और घर का नाम रोशन करे। लेकिन जो उस सपने के पीछे की हकीकत है वो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते भी हैं। और वो हकीकत है कनाडा में आने वाले खर्च की। अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है और आप किसी अमीर फैमिली से हो तो आप आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन कई मिडिल क्लास घर के बच्चे अब्रॉड जाकर पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं ताकि वो अपने खर्च को पूरा कर सके। रोहन शर्मा की भी यही कहानी थी। एक 25 साल का लड़का जयपुर का रहने वाला था। घर में माँ बाप थे और एक छोटा भाई था। उसके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क थे। ठीक ठाक सैलरी थी, लेकिन इतनी नहीं कि कनाडा की फ़ीस आराम से निकल जाए। फिर भी उन्होंने किसी तरह पीएफ निकाली, ज़मीन का एक टुकड़ा बेचा और कुछ लोन करके किसी तरह रोहन को कनाडा भेज दिया। लेकिन रोहन को पता था कि इन पैसों से भी ज़्यादा कुछ काम नहीं बनने वाला। अगर कनाडा में सरवाइव करना है तो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पर आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। रोहन ने पहले ही महीने में जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी। उसे ग्रोसरी स्टोर ने मना किया, मॉल ने बोला वैकेंसी नहीं है। फिर क्या हुआ, एक रात उसके बिल्डिंग में रहने वाले एक पुराने स्टूडेंट ने बताया, यार बहुत से लोग यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी की नाइट शिफ्ट करते हैं और वो जॉब आसानी से मिल जाती है और वहाँ ना टिप भी अच्छी मिलती है। फिर रोहन ने जब उसके दोस्त के कहने पर जब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के लिए ट्राई किया तो उसे जॉब आसानी से मिल गई। लेकिन वो जॉब नाइट शिफ्ट की थी। आप तो जानते ही है कनाडा का माहौल, वहाँ सड़कें दिन में इतनी सुनसान होती है तो रात को तो पूछो ही मत। ऊपर से इतनी सर्दी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ना कोई बंदा और ना बंदे की ज़ात, जहाँ देखो सन्नाटा ही सन्नाटा। रोहन को जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी वो कंपनी का नाम था नॉर्थ स्लाइस, जो मिसिसिवागा में एक लोकल चेन थी। रोहन पहले अपनी सेकंड हैंड बाईसाइकिल पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। फिर उसने थोड़े पैसे जोड़कर एक पुरानी होंडा सिविक किराए पर ली। कार से डिलीवरी फास्ट होती है, उससे टिप भी ज़्यादा मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कनाडा में ठंड ज़्यादा होने की वजह से कार में ही डिलीवरी करनी पड़ती है। रोहन की रात की शिफ्ट होती थी, 8 बजे से रात के 1-1:30 बजे तक। दिन में वो कॉलेज करता था, रात को डिलीवरी, और यही उसकी दुनिया थी। और गाइस, कनाडा की रातें, जो एक बार वहाँ गया हो वही इसे समझेगा। नवंबर में जब ठंड आती है तो सड़कें एकदम खाली हो जाती है। घरों के बाहर स्नो की पतली सी परत होती है। जब स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी उस बर्फ़ पर पड़ती है तो बहुत अलग सी लगती है, शांत, बहुत ज़्यादा शांत। रोहन को ये सब अच्छा लगता था। वो इंडिया की भीड़ भाड़ से आया था, ये शांति उसे पसंद थी। शुरू के 3-4 हफ्ते सब नॉर्मल रहा। उसने रूट को अच्छे से समझा, वहाँ के एरियाज समझा और ये भी जाना कि किस एरिया में ज़्यादा टिप मिलती है। ऐसी कई रातें उसने गुजारी थी और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी लाइफ में एक ऐसी रात आने वाली है जो पिछले तमाम रातों से अलग होने वाली थी। एक खौफनाक रात। नॉर्थ स्लाइस में कुछ और राइडर्स भी थे। एक था सनी, जो पंजाब से आया था। एक था राजन, जो केरला का था, और एक था जेम्स, जो लोकल कैनेडियन था। 3-4 हफ्ते बाद जब रोहन थोड़ा सेटल हो गया तो ये लोग ब्रेक टाइम में आपस में बातें करते थे
स्टोर के बाहर खड़े होकर। एक रात जेम्स ने पूछा, अरे रोहन, तुम वेस्ट जोन वाले रूट्स पर काम कर रहे हो ना? रोहन ने कहा, हाँ, क्यों? जेम्स ने थोड़ा रुक कर कहा, वहाँ एक घर है, एल्मवुड ड्राइव नंबर 9। कभी कभी वहाँ से तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। बस दरवाजे पर जो नोट लिखा है उसे मानना और डिलीवरी देकर जल्दी वहाँ से निकल जाना। कैसा नोट? रोहन ने पूछा। हाँ, वहाँ हमेशा एक नोट होता है, बस उसमें जो लिखा हो वही करना। रोहन ने सनी की तरफ देखा। सनी ने बस अपना कॉफ़ी का कप नीचे रखा और बोला, यार मैं वहाँ नहीं जाता। मैं एक बार गया था, बस एक बार। क्या हुआ था? रोहन ने पूछा। सनी ने कहा, कुछ नहीं, बस वहाँ से सीधा आ जाना। और बस इतना ही। किसी ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था उस बारे में। रोहन ने सोचा शायद कोई अजीब कस्टमर होगा, कनाडा में ऐसे लोग होते हैं। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात घर जाते वक्त उसके दिमाग में वो बात थी। रोहन की एक हफ्ते बाद शिफ्ट शुरू हुई। जब शिफ्ट शुरू हुई तो मैनेजर ने ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट किए। रोहन को 3 ऑर्डर मिले। जो तीसरा ऑर्डर था वो 9 एल्मवुड ड्राइव जो मिसिसिवागा में था। रोहन के हाथ 1 सेकंड के लिए रुके, फिर उसने रिसिप्ट ले ली। पहले 2 ऑर्डर्स नॉर्मल थे। वो जो एरिया में थे वो बिजी थे और वहाँ पर रोशनी भी बहुत थी, मतलब अंधेरा नहीं था। लोग दरवाजे पर ही खड़े मिले ऑर्डर लेने के लिए और टिप अच्छी मिली। अब रोहन तीसरे ऑर्डर पर निकला, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि वो ऑर्डर कहाँ का है। नवंबर का महीना था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ठंड थी, लेकिन स्नो अभी ज़्यादा नहीं गिर रही थी। रोड के किनारे थोड़ी थोड़ी बर्फ थी। आसमान काला और साफ था। रोहन को जीपीएस ने रास्ता दिया, जो मिसिसिवागा के मेन रोड से निकलकर अंदर की तरफ जाता था। रोहन जैसे जैसे एल्मवुड ड्राइव की तरफ बढ़ रहा था, एरिया थोड़ा बदलने लगा। मेन रोड पर मैकडॉनल्ड था, टिम हॉर्टन्स था, गैस स्टेशन थे और रोशनी थी। लेकिन एल्मवुड ड्राइव की तरफ मुड़ते ही ये सब पीछे रह गए। और इस वक्त रोहन जहाँ था वो एरिया पुराना था। बड़े बड़े पेड़, चौड़े रास्ते, लेकिन कोई गाड़ी नहीं। जो स्ट्रीट लाइट्स थे उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं थी। हर घर के सामने बड़ा यार्ड। नवंबर में झाड़ के पत्ते गिर चुके थे। पेड़ की ऊंची ऊंची खाली डालियाँ अंधेरे में दिख रही थी। मोबाइल में मैप दिखा रहा था, 200 मीटर में आपकी मंजिल दाईं ओर है। ये देख रोहन धीमा हुआ। वो 200 मीटर चला और 9 एल्मवुड ड्राइव उसके सामने था। घर बहुत बड़ा था, ईंटों का बना हुआ। उसका जो ड्राइववे था वो लंबा था। यार्ड में पुराने पेड़। घर के सामने कोई रोशनी नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर की सभी विंडोज डार्क थी, मतलब उसमें रोशनी नहीं थी। रोहन ने कार पार्किंग में कार खड़ी की और बाहर निकला। पिज़्ज़ा के बॉक्स हाथ में लिया और वो उस घर की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे। वहाँ इतनी शांति थी कि ड्राइववे पर उसके जूतों की आवाज़ आ रही थी। बाकी सब बिल्कुल शांत था। वो कुछ देर चलकर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा गहरे भूरे रंग का था और पुराना भी। उस दरवाजे का हैंडल पुराना और घिसा हुआ था। जैसे ही रोहन की दरवाजे पर नज़र पड़ी, वहाँ एक नोट था, लैमिनेटेड, टेप से लगा हुआ। रोहन ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, पिज़्ज़ा दरवाजे पर रखो, 2 बार बेल बजाओ और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना और भागते हुए जाना। रोहन ने एक पल के लिए रुककर नोट दोबारा पढ़ा और उसी लाइन पर फोकस किया जिसमें लिखा था, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना और भागते हुए जाना। उसने सोचा ओनर अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क होगा या सामने आने से शर्माता होगा, और कनाडा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं। उसने पिज़्ज़ा रखा, बेल बजाई 2 बार। बेल की आवाज़ घर के अंदर गूंजी। रोहन वापस मुड़ा और ड्राइववे पर भागते हुए जा रहा था। उसे वो नोट की बात याद थी। उसने पीछे नहीं देखा, लेकिन जब वो कार के पास पहुंचा, उसे बस एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा हो।
लेकिन उसने खुद को समझाया और पीछे नहीं देखा। वो कार में बैठा और निकल गया। उस रात उसने सनी और बाकी साथियों को कुछ नहीं बताया और वो घर जाकर जब सोया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे वो थोड़ी देर में सो गया और कुछ दिन बाद फिर से वही ऑर्डर उसके पास आया, 9 एल्मवुड ड्राइव। इस बार रोहन के मन में क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहता था कि वहाँ है कौन। ऑर्डर हर बार आता है, पेमेंट ऑनलाइन होती है, लेकिन कोई दिखता नहीं। उसने सोचा इस बार मैं डिलीवरी करूँगा, लेकिन जाते वक्त बस एक बार छुप कर देखूँगा कि आखिर वो ऑर्डर लेने कौन आता है। और फिर वही रात, वही सुनसान एल्मवुड ड्राइव और वही बंद घर। रोहन ने पिज़्ज़ा दरवाजे पर रखा, 2 बार बेल बजाई और फिर वो भागकर अपनी कार तक पहुंचा। वो अंदर बैठ गया था और कार के मिरर में छुपके से घर की तरफ देख रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर दरवाज़ा खुला। घर के अंदर बहुत कम रोशनी थी, एक डिम येलो लाइट, और उस रोशनी में जो परछाई बाहर निकली उसे देखकर रोहन की सांस रुक गई। एक आदमी था, बहुत लंबा, बहुत पतला। उसने एक डार्क स्वेटर पहनी हुई थी। वो बाहर आया, लेकिन उसके चलने का तरीका, वो सीधा नहीं चल रहा था। उसका एक कंधा आगे की तरफ झुका हुआ था, गर्दन थोड़ी एक तरफ टेढ़ी थी और जैसे जैसे उसका शरीर के जॉइंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे। एक एक कदम अजीब था। वो उसके पैरों को घसीटते हुए चल रहा था। उसने वो पिज़्ज़ा बॉक्स उठाया। रोहन ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ बहुत पीला लग रहा था, जैसे उस हाथ में खून ही नहीं था। वो आदमी वापस मुड़ा और अंदर गया और दरवाज़ा बंद हो गया। रोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने कार स्टार्ट की और निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वो आदमी था। उसके चलने का तरीका अजीब था। उसने अपने आप से कहा, शायद उसे कोई बीमारी होगी या कोई बूढ़ा आदमी होगा। ये सब उसके सवाल के जवाब थे, लेकिन वो जवाब उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजरे। फिर अगले हफ्ते जब तीसरी बार 9 एल्मवुड का ऑर्डर आया, रोहन को पता था कि वो जाएगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। एल्मवुड ड्राइव, वही सुनसान घर। वो दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ हमेशा की तरह एक नोट था। उसने वो नोट लिया और उसे पढ़ना शुरू किया और पढ़कर उसके होश उड़ गए। नोट वही था, सेम हैंडराइटिंग, सेम लैमिनेटेड पेपर, लेकिन नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा थी। वो नोट कुछ इस तरह थी, पिज़्ज़ा दरवाजे पर रखो, बेल 2 बार बजाओ और भागते समय पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर उसके बिल्कुल नीचे लिखा था, पिछली बार आपने देखा, ऐसी दोबारा गलती मत करना। रोहन ने वो नोट 3 बार पढ़ा और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे उसने कैसे देखा। वो तो छुपा हुआ था। वो जानता था कि रोहन ने उसे देखा है। उसने पिज़्ज़ा रखा, बेल बजाई और इस बार वो कार की तरफ बढ़ा और पीछे बिल्कुल नहीं देखा, एक बार भी नहीं। लेकिन जब वो कार में बैठा तो उसने एक काम किया। उसने फ़ोन निकाला और 9 एल्मवुड ड्राइव के बारे में सर्च किया। उसे कुछ खास नहीं मिला, बस एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल जो लोकल न्यूज़पेपर की थी, 2019 की। मिसिसॉगा के घर में आग लगी थी। परिवार सुरक्षित बच निकला। जांचकर्ता आग लगने की जांच कर रहे हैं और एड्रेस था 9 एल्मवुड ड्राइव। आर्टिकल में ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। रोहन ने फ़ोन रखा और वहाँ से निकल गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। कोई नॉर्मल इंसान होता, मेरे और आप जैसा, तो वहाँ जाना बंद कर देता। लेकिन रोहन, उसके मन में ये था कि उसने कुछ गलत किया है। उसे देखना नहीं चाहिए था। उसने डिसाइड किया कि वो माफ़ी मांगेगा। उसने एक छोटी नोट लिखी। वो नोट कुछ इस तरह थी, मुझे माफ़ करें, मैंने पिछली बार देखा था, ये मेरी गलती थी, दोबारा नहीं होगा। उसने वो नोट पिज़्ज़ा बॉक्स के ऊपर टेप किया। दरवाजे पर पहुंचा, पिज़्ज़ा बॉक्स रखा, बेल बजाई और वापस कार की तरफ भाग गया। और जाते वक्त कार तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए घर की तरफ देखा। ऊपर 2nd फ्लोर पर एक विंडो में लाइट जली हुई थी, जो पहले कभी नहीं थी। उस घर में वो हमेशा से अंधेरा देखते आ रहा था।
और पहली बार उसने सेकंड फ्लोर पर एक विंडो में लाइट देखी थी। कर्टन था और उस कर्टन पर एक परछाई थी, जैसे कोई खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले। रोहन ने उस शैडो को देखा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर लाइट अपने आप बंद हो गई एक पल में, जैसे वहां कोई था ही नहीं। रोहन ने कार स्टार्ट की और एल्मवुड ड्राइव से निकल गया। बहुत सोचने के बाद उस रात उसने सनी को कॉल किया और कहने लगा, यार तूने कहा था ना तू एक बार 9 एल्मवुड पर गया था, फिर क्या हुआ था? सनी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार छोड़ वो सारी बातें, वो सब भूल जा, मैं नहीं बता सकता। फिर सनी ने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, रोहन के कॉलेज में एक दोस्त था, फरहान अली, जो मुंबई का रहने वाला था और दोनों एक ही कोर्स में थे। फरहान जो था वो एडवेंचरस था, फियरलेस किस्म का। जब रोहन ने उसे 9 एल्मवुड की सारी बात बताई तो फरहान ने तुरंत कहा, यार अगली बार मैं भी तेरे साथ चलूँगा, 2 लोग होंगे तो तुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन तभी रोहन ने कहा, लेकिन यार वो आदमी, वो घर बहुत डरावना है। फरहान ने कहा, अरे इसकी कोई वजह होगी भाई, कोई अकेला बूढ़ा आदमी होगा या कोई अजीब सा कलाकार टाइप इंसान। कनाडा में ऐसे लोग होते हैं। चल यार, तू बहुत सोच रहा है। फरहान की बात ने रोहन को कन्विंस किया था। और फिर अगली बार जब 9 एल्मवुड का ऑर्डर आया, रोहन ने फरहान को भी साथ ले लिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। ठंड बढ़ गई थी। रोड के किनारे पर बर्फ थी, थोड़ी ज़्यादा थी ये बार। आसमान में बादल थे, इसलिए रात और गहरी लग रही थी। थोड़ी देर में एल्मवुड ड्राइव आ गया था। वही पुराने पेड़, वही खाली सड़क जहाँ लिखा था 9 एल्मवुड। दोनों कार में बैठे थे। रोहन ने देखा, इस बार घर के साइड में एक पुरानी कार खड़ी थी, जो पहले कभी नहीं थी। यार वहाँ तो कार खड़ी है, फरहान ने कहा। हाँ भाई। दोनों एक पल के लिए रुके। फिर रोहन कार से उतरा, पिज़्ज़ा के बॉक्स लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फरहान कार में ही बैठा रहा। विंडो थोड़ी खुली थी। वो जैसे दरवाजे पर पहुंचा, वहाँ एक नोट था, पिज़्ज़ा रखे, बेल बजाए और जाते समय भागते हुए जाना और पीछे बिल्कुल मत देखना। और भाई, नीचे एक लाइन और थी, आज आप अकेले नहीं हैं। रोहन ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वो जानता था, उसको पता था कि आज 2 लोग आए हैं। आखिर उसे कैसे पता चल रहा था? रोहन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसने वो पिज़्ज़ा रखा, 2 बार बेल बजाई और फिर वापस कार की तरफ भाग गया। यहाँ फरहान विंडो से बाहर झांक रहा था और वो घर की साइड में देख रहा था। क्या देख रहा है? रोहन ने पूछा। यार घर के साइड में वहाँ बैकयार्ड की तरफ एक रास्ता है, वहाँ कुछ है। फरहान रुका। कुछ क्या? रोहन ने पूछा। और तभी फरहान जल्दी जल्दी विंडो बंद करने लगा। लेकिन वो विंडो बंद करते करते अचानक उसने कार का डोर खोला और बाहर निकल गया। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। फरहान सीधे घर की साइड की तरफ जा रहा था। रोहन उसके पीछे दौड़ा। वहाँ घर के साइड में एक पुराना वुडन गेट था और वह आधा खुला था। उसने गेट धकेला और अंदर जाने लगा। वो बैकयार्ड था, बड़ा था और पुराना भी। एक साइड में एक लकड़ी का शेड था जिसकी छत टूटी हुई थी। दूसरी साइड में पुराने पेड़ थे। ज़मीन पर स्नो की पतली परत बिछी हुई थी और बीच में एक स्विमिंग पूल था। उस पूल पर विंटर कवर था। नवंबर में कनाडा के अंदर पूल पर कवर होते हैं और फरहान उस पूल के एज पर खड़ा था, बिल्कुल एज पर। फरहान! उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी और फिर फरहान ने पलट कर देखा। उसका चेहरा कंफ्यूज लग रहा था, जैसे उसे खुद नहीं पता था वो वहाँ क्यों आया है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक फरहान ने कहा, यार वो थी। कौन? रोहन ने कहा। एक लड़की यहाँ थी। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें पीछे बुला रहा है। कौन? मैं? रोहन ने कहा। मैं तो कार के पास खड़ा था, तेरे पीछे।
ये सुन फरहान ने रोहन को देखा, फिर पूल को देखा और तभी अंदर से पूल का कवर हिला, जैसे कुछ नीचे था और वो ऊपर आना चाहता था। फरहान के पैर पूल के एकदम किनारे पर थे और फिर अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा, जैसे किसी ने उसे धकेला हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फरहान सीधा जाके पूल कवर के ऊपर गिरा और जैसे ही वो गिरा पूल का कवर हट गया। फरहान सीधे पूल के पानी में गिरा। ये देख रोहन जल्दी जल्दी भागा और जाकर पूल के एज पर झुका। फरहान पूल के अंदर था। पूल का पानी अंदर से जमा हुआ नहीं था और पानी बर्फीला ठंडा था। फरहान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कुछ था जो उसे नीचे खींच रहा था। उसके हाथ पूल के दीवार को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिसल रहे थे। रोहन ने जल्दी से उसे अपना हाथ दिया। फरहान ने हाथ बढ़ाया और रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। जैसे तैसे फरहान बाहर आया और दोनों जमीन पर गिरे। फरहान कांप रहा था, ठंड से भी और डर से भी। रोहन ने उसे उठाया और बोला, जल्दी चल चल यहाँ से। वो गेट से बाहर निकले और कार में जाकर बैठ गए। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और हीटर ऑन किया और उन्होंने जल्दी जल्दी कार को एलवुड ड्राइव से निकाला। कार के हीटर की गर्मी में फरहान थोड़ा नॉर्मल हुआ और कहने लगा, यार, उसने कहा। फरहान की आवाज़ काँप रही थी। क्या था वहाँ? रोहन ने पूछा। वो लड़की साइड गेट के पास थी। मैंने उसे आगे से देखा तो वो नॉर्मल थी, इंडियन लग रही थी। उसने हिंदी में बोला, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बैकयार्ड में बुला रहा है, वो पूल के पास खड़ा है। मैंने सोचा तू वहाँ होगा और मैं बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल दिया, पर मैं वहाँ नहीं था। रोहन ने कहा, हाँ, जब मैंने देखा तो तू वहाँ नहीं था और वो लड़की वो भी वहाँ नहीं थी, एकदम से गायब हो गई थी, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। फरहान थोड़ा रुका और बोला, पूल में यार, पूल में कुछ था अंदर की साइड में, मैं नहीं देख पाया ठीक से, पर कुछ था जो मुझे नीचे खींच रहा था। कोई हाथ नहीं थे, पर फोर्स ज़रूर था जो मुझे अंदर खींच रहा था। और फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। हीटर की आवाज़ थी, बाहर रात गहरी थी। फिर फरहान ने कहा, यार, वो घर नॉर्मल नहीं है। इस बार रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस फरहान की बात सुन रहा था और ड्राइव कर रहा था। कुछ देर ड्राइव करके रोहन ने फरहान को अपने घर छोड़ दिया और फिर उसी रात रोहन डिलीवरी स्टोर पर वापस आया। उसने स्टोर पर बाकी की शिफ्ट ख़त्म की और रोहन अपनी कार की तरफ गया। उसने देखा कि विंडशील्ड पर कुछ था, एक नोट जो प्लास्टिक में लपटा हुआ था और वो वाइपर के बिल्कुल नीचे था, ठीक उसी तरह की नोट जो उस घर पर होती थी। उसने वो नोट खोला, उसमें सेम हैंडराइटिंग थी, लेकिन ये प्लास्टिक में था। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आप अपने दोस्त को साथ में लाए थे, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार अकेले आए। और उसी के नीचे लिखा था, आपके दोस्त का नाम फरहान अली है ना, और वो मुंबई का है, ध्यान रखे उसका। रोहन के हाथ से वो नोट नीचे गिर गया। उसने वो नोट उठाया और दोबारा पढ़ा। वो स्टोर की पार्किंग लॉट में ही था, नॉर्थ स्लाइस स्टोर के। उसको पता था कि वो कहाँ काम करता है। उसको फरहान अली का नाम भी पता था। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो ऐसा है उस घर में जो बहुत ही शक्तिशाली है, और वो क्या है वो नहीं पता। रोहन ने फरहान को वो नोट नहीं दिखाया था। कुछ दिन गुजरे और एक हफ्ते बाद रोहन ने ठान लिया था कि वो 9 एलवुड का ऑर्डर नहीं लेगा, किसी भी हालत में नहीं। लेकिन उस रात वो शिफ्ट पर लेट पहुंचा। ऑर्डर पहले ही डिवाइड हो चुके थे और इस बार जेम्स ने 9 एलवुड का ऑर्डर लिया था। रात को जब जेम्स वापस आया तो रोहन ने उसका चेहरा देखा। जेम्स नॉर्मली शांत रहता था और वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करता था, लेकिन उस रात कुछ था। उसकी आंखों में जैसे कोई डर था। रोहन ने पूछा, हे, सब ठीक तो है ना? जेम्स ने उसे देखा, फिर बाहर की तरफ देखा, फिर बोला, उस घर में वो आदमी जो 9 एलवुड में है। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। और फिर जेम्स ने बताया, डिलीवरी करके जब वो वापस जा रहा था तो बैकयार्ड की साइड से आवाज़ें आई, कुछ बच्चों की हंसी। इतनी ठंड में रात के 12 बजे उस खाली घर के बैकयार्ड से आवाज़ें कैसे आ सकती है भला?
और कुछ देर बाद पूल के कवर से आवाज़ आई, पानी की, जैसे कोई पूल में था। जेम्स रुक गया था। वो बैकयार्ड की तरफ नहीं गया। वो स्मार्ट था। लेकिन तभी ऊपर सेकंड फ्लोर की विंडो में लाइट जली। कर्टन के ऊपर परछाई थी और वो बस वहाँ खड़ा था। जेम्स ने कहा कि वो हिल नहीं पा रहा था, बस देख रहा था। और जैसे मैं जम गया था वहाँ कुछ 5-10 मिनट के लिए, और मैं अपने पैर भी हिला नहीं सकता था। फिर तुम वहाँ से कैसे हिले? रोहन ने पूछा। एक कार मेन रोड से गुजरी और उसकी हेडलाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ी, और तभी मैं वापस हिलने लगा। मैं अपने पैर हिला सकता था। जेम्स एक पल के लिए रुका और बोला, रोहन, मैं वहाँ फिर कभी वापस नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। ये सुन रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसी हफ्ते रोहन ने नॉर्थ स्लाइस की जॉब छोड़ दी थी। मैनेजर ने रीज़न पूछा। रोहन ने कहा, बस पर्सनल रीज़न की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। मैनेजर ने ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता है यहाँ राइडर्स आते हैं और कुछ दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। रोहन ने कॉलेज में कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब ले लिया था। कम पैसे थे, लेकिन लोग थे, दिन की शिफ्ट थी और कोई डरने वाली बात नहीं। फरहान ने एक दिन उससे पूछा, यार जॉब क्यों छोड़ी? रोहन ने कहा, यार तुझे पता ही है, उस इंसिडेंट के बाद से उस जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा था और वो टाइमिंग सही नहीं थी। ये सुन फरहान ने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नवंबर से दिसंबर आया। स्नो ज़्यादा हो गई और कॉलेज का पहला सेमेस्टर ख़त्म होने लगा था। लेकिन कभी कभी रात को नींद टूट जाती थी। वो परछाई उसे याद आती थी और जितने भी उसके साथ इंसिडेंट हुए थे वो उसे एक एक करके याद आते थे। जनवरी में रोहन को एक नई जॉब मिली, एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी में। वो जॉब जूनियर डेटा एंट्री असिस्टेंट की थी। उसे ज़्यादा ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना था। काम ठीक था। फिर एक महीने बाद एक दिन सुपरवाइज़र मिस्टर थॉमसन ने उसे कुछ फाइल्स दिए। रोहन, ये शहर वाले इलाके की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी की फाइल है। सरकार को इनका रिकॉर्ड अपडेट चाहिए, तो बस इन्हें देख लो और स्टेटस अपडेट कर दो। रोहन ने फाइल खोली और एड्रेस बाय एड्रेस एक के बाद एक प्रॉपर्टी की फाइलों को चेक करता गया। और तभी उसके हाथ में एक फाइल थी, 9 एल्मवुड ड्राइव। रोहन के हाथ रुक गए। उसने वो फाइल खोली और तब उसे पता चला 1991 से वहाँ कोई नहीं रहता। वो घर खाली था। रोहन ने ये 3 बार पढ़ा। 1991 से वहाँ कोई नहीं रहता, 30 साल से। तो वो ऑर्डर किसने दिया था? पेमेंट किसने की? पिज़्ज़ा किसने उठाया? नोट किसने लिखे? और वो परछाई कौन थी? फरहान को किसने खींचा उस पुल में? कार की पार्किंग लॉट में नोट किसने रखा? उसे फरहान का नाम कैसे पता था? ये सारे सवाल रोहन के मन में उठ रहे थे। ऑफिस में आवाज़ थी, बाहर जनवरी की ठंड थी। दूसरे कलीग्स काम कर रहे थे अपनी स्क्रीन पर और रोहन वो फाइल्स पकड़े बैठा था, 9 एल्मवुड ड्राइव की। कुछ टाइम बाद रोहन ने अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उसने पेमेंट ट्रेस करने की कोशिश की। मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने बोला, हाँ, वो ऑर्डर एक ऑनलाइन अकाउंट से आते हैं। अकाउंट नाम के बिना रजिस्टर है। पेमेंट प्रीपेड कार्ड से होती है, कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, और ऑर्डर अभी भी आते हैं। रोहन ने सनी से भी पूछा। उसने कहा, हाँ, ऑर्डर आते हैं, कोई ना कोई नया राइडर उसे ले जाता है। और क्या होता है? रोहन ने पूछा। कोई कुछ नहीं बोलता, पर राइडर्स बदल जाते हैं, सनी ने कहा। भाई, मिसिसॉगा की उस पुरानी स्ट्रीट पर उस घर में जो 1991 से खाली है, कोई तो है जो ऑर्डर्स करता है, जो नोट्स लिखता है, जो वहाँ दिखता है, जो बहुत कुछ जानता है और जो इंतज़ार करता रहता है हर बार हर नए राइडर का। अगर कभी आप कनाडा के मिसिसॉगा में हो और आपको डिलीवरी की जॉब मिले और आपको कोई कलीग बोले, यार 9 एल्मवुड ड्राइव का ऑर्डर है, जाओगे? तो बस इतना याद रखिएगा, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने आसपास देखते रहना कि कोई शक्ति आपके पास है तो नहीं।